नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अमरेश प्रजापति और आप देख रहे हैं भारत टाइम न्यूज चैनल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिवाकांत प्रजापति जी और हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद है मनिका राव जी। आज हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे जो भारत जो देश है यहाँ पर लगभग स्वास्थ्य को लेकर के और जो हमारे गांव या गरीब के बच्चे हैं किस तरह से क्षेत्र में आ सकते हैं। बाकी विस्तृत बात करने के लिए मनिका राव जी डॉक्टर साहब से कुछ सवाल जवाब लेना चाहेंगी। जी मनिका जी। सर, जैसे कि आप फार्मेसी की फील्ड में, तो हम फार्मेसी की फील्ड में कैसे परस्यू कर सकते हैं? फार्मेसी की फील्ड में एंटर करने के लिए फार्मेसी कोर्स करना होता है, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी कोर्सेज अवेलेबल हैं। और एक नया कोर्स भी आया है फार्मेसी, जिससे स्टूडेंट्स आगे चलकर फार्मासिस्ट बन सकते हैं। सर, आप फार्मेसी की लाइन में काफी टाइम से हैं, तो एक फार्मासिस्ट का क्या रोल है हमारे देश में? फार्मासिस्ट का हमारी लाइफ में, हमारे भारत में बहुत बड़ा रोल है। आउट ऑफ इंडिया भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे फार्मासिस्ट। उनकी एक मेन रोल होता है कि मरीज को मेडिसिन के बारे में गाइड करना। डॉक्टर का काम होता है उसको डायग्नोज करना, सजेशन देना, और उसके बाद फार्मासिस्ट की अहम भूमिका होती है, जिसमें फार्मासिस्ट पेशेंट को या पेशेंट के साथ वालों को ये समझाते हैं कौन सी मेडिसिन खाली पेट देनी है, कौन सी शाम को देनी है, कौन सी 6 घंटे बाद देनी है, कौन सी 12 घंटे बाद देनी है। फार्मासिस्ट का रोल इंडस्ट्रीज में भी है, रिसर्च में भी है, और आउट ऑफ इंडिया भी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। एक फार्मासिस्ट परस्यू करने के बाद हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है जिससे मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, बट कुछ लोग वो ही मेडिकल सर्टिफिकेट किसी और को प्रोवाइड करा देते हैं। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? और ग्रीन बुक मिलता है फार्मासिस्ट को, अगर वो किसी और को देते हैं तो वो छोटे से लालच के चक्कर में दे देते हैं। किसी के साथ मजबूरी हो सकती है, किसी को पता भी नहीं होता है कि मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेकिन जो दे देते हैं दूसरे को अपने डॉक्यूमेंट्स, उससे होता क्या है कि वो अगर खुद बिजनेस स्टार्ट करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूसरा भी तो बिजनेस ही स्टार्ट कर रहा है उससे। उसके ऊपर बुक भी लिखा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फार्मेसी के बारे में मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम फार्माकोग्नोसी है। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के ऊपर है वो। उसके अंदर फार्मेसी में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, जिसके ऊपर मेरी बुक आती है। उसमें ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया है कि मतलब ना तो हिंदी ना इंग्लिश, दोनों मिक्स लैंग्वेज में उसमें लिखा गया है। एक साइड हिंदी है, एक साइड इंग्लिश है। और वो बुक ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें कुछ यूपी बोर्ड से पढ़ के आते हैं, कुछ सीबीएसई बोर्ड से स्टडी करके आते हैं, कुछ आईसीएसई से, किसी का इंग्लिश मीडियम, किसी का हिंदी मीडियम, किसी को लैंग्वेज का इशू होता है। तो उस बुक्स में ऐसी तरीके से लिखा गया है कि जो डिफरेंट बोर्ड से भी हों पर वो आसानी से पढ़ सकें। भारत में उत्तर प्रदेश और भारत की आबादी लगभग ग्रामीण क्षेत्र से है, और उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की पढ़ाई है लगभग अगर बात की जाए तो 90% जो छात्र और छात्राएं होती हैं हिंदी मीडियम से होती है जी। तो क्या कोई ऐसा गांव का या कोई गरीब घर का छात्र है जो फार्मेसी या मेडिकल लाइन में आना चाहता है, अगर उसने पास आउट यूपी बोर्ड से किया है और हिंदी माध्यम से, तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, वो कैसे आ सकता है काम में? देखिए, हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं, समाज कल्याण विभाग है। अगर कोई गरीब छात्र है तो वो एडमिशन ले सकता है, और उसके बाद समाज कल्याण विभाग जो कि स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है, वहां से बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। वो इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के कॉलेज में जमा करते हैं, कॉलेज से फिर हम फॉरवर्ड करते हैं। जो गरीब छात्र होते हैं उनकी स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की जाती है, और वो उनको कॉलेज की फीस देने में मदद करते हैं। वो आगे चलकर अच्छे से पढ़ाई कर आगे चल के फार्मासिस्ट बन पाते हैं। एक सवाल आपसे रहेगा सर, जैसे जहाँ तक मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग दवाइयाँ जो क्षेत्र में है जेनरिक और पेटेंट, ठीक है, तो जैसे पेटेंट दवाइयाँ थोड़ी महंगी होती हैं, जेनरिक दवाइयाँ थोड़ा सस्ती होती हैं, तो इसमें क्या लगता है कि जो आदमी जो पेशेंट को जो कोई जेनरिक दवाइयाँ दी जाती हैं और जो पेटेंट दवाई लेता है, उसमें मतलब क्या होता है कि वो जल्दी फायदा करती है, देर से फायदा, भी इनमें अंतर जानना चाहते हैं सर। जेनरिक और पेटेंट में ऐसा कोई खास अंतर नहीं होता है कि जेनरिक ज्यादा असर करेगी या पेटेंट ज्यादा असर करेगी। जेनरिक और पेटेंट्स में केवल इतना सा डिफरेंस होता है, जैसे कि मैंने एक रिसर्च करी और मैंने वो रिसर्च करने के बाद पेटेंट करा लिया। पेटेंट जो मिलता है वो 20 इयर्स के लिए मिलता है, 20 साल के लिए पेटेंट्स गवर्नमेंट अथॉराइज करती है कि आपने इस ड्रग के ऊपर रिसर्च करी है, 20 साल तक केवल आप ही इसके निर्माता रहेंगे। तो वो मेरा अपना डिसीजन है कि उस ड्रग को मैं सिप्ला कंपनी में मैन्युफैक्चर कराऊं, एल्केम में कराऊं,
मैनकाइंड में कराऊं, उसके बाद केवल मैं ही उसको 20 साल तक बेच सकता हूँ। मार्केट में मेरे ही नाम से वो ड्रग आएगी। 20 साल बाद पेटेंट का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद वो ड्रग जेनरिक में कन्वर्ट हो जाती है। फिर बाकी कंपनीज भी सेम सॉल्ट, सेम ड्रग मार्केट में बेच सकती हैं, लेकिन किसी और में। जैसा कि आजकल फील्ड में जो खासकर युवा वर्ग है वो ड्रग्स वगैरह लेते जा रहे हैं, मतलब अल्कोहल की मात्रा धीरे धीरे युवाओं के अंदर बढ़ रही है, जो एक गंभीर विषय बनता जा रहा है। क्या इस पे स्वास्थ्य विभाग को या मेडिकल से रिलेटेड कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए या इन दवाइयों पर बैन लगाना चाहिए, या स्वास्थ्य विभाग या मेडिकल के पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे भविष्य में हम अपने इसको कंट्रोल कर सकें? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा, भारत सरकार कोई भी इस टाइप का लॉन्च करती है तो भारत सरकार उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि इस चीज को आपको 18 से कम वर्ष के आयु के लोगों को नहीं देना है, नाबालिगों को नहीं देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। ऐसे ही अल्कोहल शॉप्स पर उसमें भारत सरकार ने ये दिया है कि कोई भी कम उम्र का अगर एज का कस्टमर आता है तो आपको उसको नहीं देना है। पर कुछ वाइन शॉप वाले दे देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी अहम भूमिका है। कहीं ना कहीं ऐसे समझदार लोगों का भी एक भूमिका है कि जो बड़े होकर छोटे अपने से कम लोगों को अल्कोहल प्रीफर करते हैं, वो भी एक अहम भूमिका है। और भारत सरकार ने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग है, ये सब लोग मिलकर जो अवैध या नकली दवाएं, नकली शराब बनाते हैं, उन पर छापा मारते हैं। आजकल मार्केट में जो लोग सप्लीमेंट ले रहे हैं जी, आप फार्मा क्षेत्र से तो जानना चाहते हैं, क्या वो ह्यूमन बॉडी के लिए वो जरूरी होता है या हमको ऐसे नेचुरल तरीके अपना करके आदमी स्वस्थ और हेल्थी है? वो टोटली नुकसानदायक है। रोज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। किसी का वेट कम है, किसी की एज कम है जी, किसी का बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो लेकिन सेम डोज लेना ठीक नहीं है। जैसे कि मेडिसिन में आता है, छोटा बच्चा है, एज भी कम होगी, वेट भी कम होगा, तो उसको 250 mg 100 mg इस टाइप से दवा दी जाती है। और सेम ड्रग अगर एडल्ट है तो उसको 500 mg 600 mg इस टाइप से दी जाती है। लेकिन स्टेरॉइड्स में कोई डोज नहीं होती, इंजेक्शंस की कोई डोज नहीं होती। ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अगर वो लें तो किसी एक्सपर्ट्स की सलाह से लें। कई बार क्या होता है कि किसी ने बता दिया और वो उसको सप्लीमेंट्स को लेना स्टार्ट कर देते हैं, अंदर ही अंदर उनको बॉडी तो डेवलप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके साइड इफेक्ट्स जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि सप्लीमेंट से स्टेरॉइड स्टार्ट करने के 3-4 साल बाद नजर आते हैं। कहते हैं कि आयुर्वेद और जो फार्मेसी जितनी भी कंपनियां हैं, ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हम आयुर्वेद को अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है, हम अपने आप को लगभग ये यहाँ तक आयुर्वेद तो ये दावा करता है कि हम 100 साल जीवित रह सकते हैं। क्या फार्मा क्षेत्र में ऐसा कोई है कि वो उस चीज को फॉलो करके भी आयुर्वेद को टक्कर दे सकता है? आयुर्वेद एक पार्ट है जी फार्मेसी का। जी, आयुर्वेद जो बना था वो 4 वेदों से मिलकर बना था जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन सब के अंदर जो बॉडी से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड जो जानकारी थी, वो आयुर्वेद एक किताब लिखी गई थी, उसके अंदर वो जानकारी दी गई, वहां से बना आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर कोई केमिकल, कोई ऐसी चीजें नहीं मिलाई जाती हैं। आयुर्वेद के अंदर नेचुरल जो हमें पेड़ पौधों से, खनिज पदार्थों से, जानवरों से जो हमें दवाएं मिल सकती हैं, जो प्रोडक्ट मिल सकते हैं और उनके अंदर औषधीय गुण होते हैं, वो वहां से हम उनको ले करके हम पेशेंट को देते हैं। वो एक आयुर्वेद सिस्टम है। तो जैसा कि आप ये देखा जाए कि आजकल जो क्षेत्र में जैसे आदमी को, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण और सबसे मेन उद्देश्य इसका यही है कि जो लोग बिना किसी सलाह के अपनी मर्जी से दवा ले लेते हैं। किसी को अगर दर्द हुआ तो उसने मेडिसिन ले ली, उसके बाद वही मेडिसिन वो कंटिन्यू जब तक लेता रहेगा जब तक उसको दर्द बंद नहीं होगा। फिर जब वो अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस कॉज कर लेगा, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर उनको और ज्यादा, डॉक्टर को उनकी मजबूरी है, डॉक्टर की और ज्यादा हैवी डोज उनको देना पड़ेगा, जब जाके उनकी रेजिस्टेंस खत्म होती है।
तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का साइड इफेक्ट्स तो आता है कि बिना एक्सपर्ट्स की सलाह से, बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह से वो लोग दवा ले लेते हैं और उसका कहीं ना कहीं आगे चल के साइड इफेक्ट दिखाई देता है। यानी कोई भी इसकी सलाह लेकर के ही हम कोई भी मेडिसिन लें। जी। और दूसरी चीज सर, जैसे मान के चलिए कोई बच्चा अगर वो फार्मा के क्षेत्र में आना चाहता है, उसने अगर पढ़ाई भी अगर साइंस से नहीं की है, दूसरे सब्जेक्ट से की है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शंस है उसके लिए कि वो दोबारा बाउंस बैक कर सकता है? यस सर, इसके अंदर ऑप्शन है कि उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी होगी तो वो फार्मेसी के क्षेत्र में आ सकते हैं। इसमें भारत सरकार ने एक और एडिशन दिया हुआ है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री मेन, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेन पढ़े हुए होने चाहिए। अगर वो मैथ्स पढ़ा हुआ है, 12th में उन्होंने मैथ्स पढ़ा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी है, तो फार्मेसी में एक सब्जेक्ट उनके लिए ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो बायोलॉजी पढ़ सके और फिर वो अपना करियर स्टार्ट कर सकते तो जो हमारा यूथ है, जो हमारे देश का जो युवा वर्ग है, उसके लिए आप क्या संदेश देना हैं। चाहेंगे? जो युवा हमारे भारत के मेडिकल क्षेत्र में, चाहे वो नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे वो फार्मेसी के क्षेत्र में जाना चाहते हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हो। सर जैसे स्लीपिंग पिल्स लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, बट कुछ लोग सुसाइड टाइम के लिए स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। आप उसके मैन्युफैक्चरिंग उस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ इफेक्ट नहीं है। जी। मतलब उस पे मैन्युफैक्चरिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। वो बनी है बेनिफिट्स के लिए बनी है। लेकिन इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग उस पिल्स को कंटिन्यू लेते हैं, जी। वो चीज़ गलत है। और इसके अंदर एक नियम बनाया गया है कि स्लीपिंग पिल्स जितनी भी हैं वो सब एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा। जब डॉक्टर को लगता है, डॉक्टर जब लिखेगा, और उसके बाद वो मेडिकल स्टोर से तभी लेगा जब डॉक्टर का पर्चा लिखे हुआ आएगा उसके पास। अगर उसके पास पर्चे में नहीं लिखा है और उसके बाद फिर भी कोई परचेज करना चाह रहा है, वो चीज गलत है। वो ड्रग्स जितनी भी हैं वो सब नार्कोटिक्स के अंदर आती हैं। जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हो गई, ये सब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं और नार्कोटिक डिपार्टमेंट इस चीज के बारे में चेकिंग करता रहता है और जहाँ पे उसको गलत पाया जाता है वहाँ पे वो छापा मारता है। जी। जैसे आयुर्वेदिक पे सब बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो ऐसे भारत में और कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जो कि ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं? जिसके साइड इफेक्ट ना। जी। भारत में ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आयुर्वेद हो गया, जी। यूनानी सिस्टम्स हो गया, होम्योपैथी सिस्टम हो गया, जी। सिद्धा सिस्टम हो गया, और एक और नया सिस्टम भी है, योगा एंड नेचुरोपैथी सिस्टम, जी। जिसके अंदर योगा और नेचुरल तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कराया जा सकता है। सर आप हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी वो मेडिसिन ले, वो किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह से लें। और जितने भी फार्मासिस्ट हैं उन सबको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर वो किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दे तो वो पूरे ट्रस्ट के साथ दे। पहले वो खुद कंफर्म करें कि क्या सही है देना या ठीक है नहीं है, तभी वो किसी को पेशेंट को मेडिसिन दे। और कोई भी देशवासी ऐसी मेडिसिन ना ले जिसका उसे ना पता हो। अपनी मर्जी से ना ले, किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह से ले, डॉक्टर की सलाह से ले, फार्मासिस्ट की सलाह से ले या किसी नर्सिंग स्टाफ की सलाह से ले। आपने अपना कीमती समय दिया डॉक्टर साहब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।